ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है बेटा। और हमारा लाइव सेशन बेटा स्टार्ट हो चुका है, MCQ जो सुपर 30 सीरीज है हमारी, ठीक है। आप उसको जरूर ज्वाइन करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, चलिए तो इसी के साथ आज ये अर्थमेटिक क्वेश्चन के आपके टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए बेटा। ठीक है, बाकी आप चैनल पर जुड़े रहिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में उसको जरूर शेयर करिए। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री के जो टॉप 10 क्वेश्चंस है, जो हमारी की सीरीज चल रही है आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज, उसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो आज जो है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो सकते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, उनको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन आप ले लीजिए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हो गया, ध्यान से देखो बेटा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि 207 को हमें 3 पार्ट में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है कि सच दैट दीज आर इन AP, और जो आप ब्रेक करेंगे 207 को 3 पार्ट में, वो किस में होना चाहिए, वो AP में होना चाहिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट, और जो 2 सबसे छोटे पार्ट हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, वो होना चाहिए 4 6 2 3, ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपने जो लेक्चर था हमारा AP का, अगर आपने उसको देखा होगा तो मैंने वहाँ पे आपको सिखाया था कि जब भी किसी भी नंबर को 3 पार्ट में ब्रेक करना होता तो उसके लिए कुछ स्पेशल टर्म होते हैं AP के, जो हम लोग कंसीडर करते हैं। डिस्कस हुआ था ये, ठीक है। चलो देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया कि लेट द 3 टर्म ऑफ एन AP, ये मैंने मान लिया कि वो जो 3 टर्म रहे होंगे वो हमारे पास क्या रहे होंगे, वो रहे होंगे A माइनस D, और क्या होगा A, इसके बाद A प्लस D। याद है कि नहीं याद है, मैंने आपको बताया था इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब ये जो तीनों पार्ट हैं, जब आप इनको ब्रेक कर रहे हो तो इनको ब्रेक करने पर इनका जो सम है, ठीक है, इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए 207। तो देखिए, अगर मैं इनका सम निकालता हूं तो सम आना चाहिए 207। इनको ऐड कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास A माइनस डी प्लस A और प्लस A प्लस D। तो ये कितना हो जाएगा 207। यहाँ तक क्लियर है। देखिए D से ये D कैंसिल हो जाएगा, A प्लस A तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3A इज इक्वल टू 207। अगर आप इसको कैंसिल करोगे बेटा तो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 6 18, 2 कैरी, 3 9 27। तो देखिए जो AP है हमारे पास 3 टर्म की, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो आ गया, कितना आ गया, वो 67 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके बाद, अब आगे पढ़िए। उसने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, ठीक है ना, 2 छोटे पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है। अब आप देखो, देखिए इन दोनों में सबसे छोटा पार्ट कौन सा होगा भाई, देखिए एक तो ये होगा A और एक ये वाला होगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो स्मॉलर पार्ट को, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि A माइनस डी मल्टीप्लाइड A इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 6 2 3, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू दे रखी है मुझे, तो यहाँ हो जाएगा 69 माइनस डी, और ये भी हो जाएगा 69, ये हो जाएगा 4 6 2 3। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये किसी ना किसी तो कैंसिल होगा, पहले एक काम करते हैं, पहले इसको 3 से कैंसिल करते हैं, देख लेते हैं कितना आता है 3 से कैंसिल करने पर। तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9, इधर कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा 3 1 3, 3 5 15, 1 कैरी, 3 4 12 और 3 1 3, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 69 माइनस डी, और 23 को इधर भेज दो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1541 डिवाइड बाई 23। अब अगर मैं 23 को डिवाइड करना चाहता हूँ तो सबसे पहले काम करते हैं 4 से करते हैं मल्टीप्लाई। 23 का जब 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12, 1 कैरी, 4 2 8 8 और 1 9, नहीं कम पड़ेगा, 5 से करके देखते हैं, 5 3 15 और 1 कैरी, 5 2 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो क्या ये 4 टाइम्स भी जाएगा, 6 भी जाएगा क्या, 6 4 6 बार करके देख लो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 6 3 18, 1 कैरी, 6 2 12 12 और ये, तो ये 13, तो 138 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब 6 टाइम डिवाइड करोगे इसको, और जब डिवाइड करोगे 6 टाइम तो 138 आ जाएगा, और 154 से 138 माइनस कर लो तो कितना बचेगा, यहाँ 14 से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा,
और यहाँ ये कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और लास्ट में कितना लिखा गया है 1। अब लास्ट में अगर 1 है तो ये आना चाहिए 7 टाइम्स, क्योंकि यहाँ तो ये आ गया था 6 टाइम्स। अब ये 7 टाइम्स करके देख लो, 7 3 ज़ा 21 और 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 6 7। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 67 टाइम्स। तो 69 माइनस डी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 67। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डी की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको ला के इधर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, -2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर है। तो देखिए ए आ गया और डी आ गया। ठीक है, तो जब ए और डी दोनों आ गए हैं तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो जो फाइनल आंसर हमारे पास रहेगा यहाँ पर, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ फाइनल आंसर कि वो नंबर क्या रहे होंगे। देखिए सबसे पहले क्या था हमारे पास, a माइनस डी, तो 69 माइनस 2, तो यानी पहला जो टर्म होगा वो होगा 67। आगे आ जाओ, आगे क्या है a, तो a की वैल्यू क्या है 69 है। और पढ़िए इसके बाद 69 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, ये 69 प्लस 2 71, ये चीज़। ठीक है, ये वो नंबर आने चाहिए 67, 69 और 71। आप इनको जरा ऐड करके देख लो बेटा, एक बार आप ऐड कर लीजिए इनको। ऐड करने पे आप पाओगे कि कितना आ रहा है, 207 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा आपका a प्लस डी, a प्लस 2d, लेकिन होगा क्या कि उसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उस मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन से बचने के लिए ये जो 3 टर्म्स होते हैं स्पेशल में, आपके पास बुक में भी दिए गए। अगर आप बुक पढ़ी होगी आपने, RD शर्मा है, RS है, और भी कई बुक्स हैं उनमें दिया हुआ है। NCERT में तो नहीं दिया हुआ है, बट रेफरेंस बुक में मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा, ये चीज़ अच्छे से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आइए देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिए, अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं। अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि सैम्पल पेपर में एपी में ये क्वेश्चन लगभग सभी सेटों में आपको मिलता है। उसमें पूछता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा इस एपी का। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कैसे करेंगे उसको ध्यान दो। देखो, सबसे पहले आप ये देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में। देखिए, मुझे पता है ये एपी है, ठीक है, तो एपी डिक्रीज हो रही है बेटा, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1 to 1। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि प्रीवियस टर्म से, सॉरी हाँ, इस टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं नेक्स्ट टर्म से, तो ये हो जाएगा 117 माइनस 1 to 1। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -4। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। भाई इससे इसको माइनस करो तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -4। अब उसने पूछा था कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ, तो देखो समझो मेरी बात, अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात हो रही है इसका मतलब टी एन की वैल्यू 0 से क्या होगी, छोटी होगी। भाई नेगेटिव टर्म कब मिलता है, नेगेटिव वैल्यू कब मिलती है, जब वैल्यू 0 से छोटी होती है। होती कि नहीं होती। चलो देखो, तो टी एन का फॉर्मूला आपको पता ही है। टी एन का फॉर्मूला आपको क्या पता है बेटा कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये लेस देन 0। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है इसमें प्रॉब्लम कर जाए कि भाई टी एन लिखा है, आप ए एन लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। ठीक है, ए एन लिख लीजिए या टी एन लिख लीजिए, एनसीईआरटी में ए एन लिखा हुआ है। आप आ जाओ, देखो ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 to 1। एन मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। डी तो पता है ना, डी कितना है -4, ये -4 है। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा 1 to 1 माइनस, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 121 और 4 ये हो जाएगा 1 to 5। इसको मैं इधर भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, अब अगर मैं इसको, रुको एक काम करते हैं, 4n को दे रखते हैं, उसको उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा -4n लेस देन। अब ये 125 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 to 5। अब देखो थोड़ा ध्यान में समझना कि जब लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है और दोनों तरफ माइनस होता है, तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये जो साइन होता है ये क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है ये साइन। तो ये हो जाता है 4n इज ग्रेटर देन 125। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगी 125 डिवाइडेड बाई 4। आप इसको डिवाइड कर लीजिए। जब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा n इज लेस देन, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4 1 4 2 ज़ा 8, यानी कि 31.2, यानी n की जो वैल्यू है वो 31.2 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी रही होगी हमारे पास, n की वैल्यू रही होगी हमारे पास 32। कितनी रही होगी, 32। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया।
तो पूछा गया था कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो जब 32 टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा, पहला नेगेटिव टर्म रहेगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब है। देखो समझो बेटा यहाँ पर, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 42, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 52, फाइंड द फर्स्ट एंड टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया जो फर्स्ट क्वेश्चन था, कि जब भी 3 टर्म की बात होती है तो हम लोग टर्म क्या लेते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। जितना जल्दी हो सके इसको याद कर लीजिए। चल देखिए हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया यहाँ पर कि जो टर्म रहे होंगे हमने वो क्या ले लिए, हमने वो ले लिए हैं a माइनस डी, और इस तरफ क्या लिखोगे a, और इस तरफ क्या लिखेंगे a प्लस डी, ये चीज, ठीक है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया गया क्वेश्चन में बेटा, ध्यान दो। उसने कहा कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 42, इनका सम दिया गया 42, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 42। तो ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42। यहाँ से कैंसिल आउट कर लेना, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अच्छा, तो जब a की वैल्यू 14 आ गई, अब आगे पढ़ते हैं कंडीशन। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, यानी पहले और लास्ट का प्रोडक्ट दिया हुआ है। देखिए तो जो प्रोडक्ट हमें दिया गया वो कितना दिया गया है, वो दिया है 52, वही फर्स्ट एंड लास्ट का। तो ये है a माइनस डी और ये हो जाएगा a प्लस डी, ये कितना दिया हुआ है आपको, 52, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला आपको पता ही है, a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 52। a की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, 14, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। इसको बेटा उधर ले आके माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 52 और 196, तो माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अगर आप इससे इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो चेक करो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 16 से 2 जाएगा तो 4, और यहाँ बचेगा 1 माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो d की वैल्यू आपको पता है 144 किसका होता है बेटा, ये होता है आपके पास प्लस माइनस 12, ठीक है, प्लस माइनस 12। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि देखिए d की वैल्यू यहाँ पर देखिए जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आंसर आएगा, ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है, ठीक है ये चीज़। तो दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। पूछा क्या था उसने, क्या पूछा उसने, फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आ ही चुका था हमारे पास। देखो एक तो ये आंसर हो गया, फर्स्ट टर्म तो यही निकाल दिया था हमने, ठीक है। एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस का आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो देखिए बहुत ना याद करिए तो कम से कम इतना तो याद ही कर लीजिए कि अगर आपको 3 टर्म ब्रेक करने हो एपी में तो क्या लेंगे। मैं देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जनरल तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम होगी ना कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, और कोई रीजन नहीं, आप कर सकते हैं उससे भी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म होना चाहिए, 12th फॉर्म नहीं होना चाहिए, फाइंड द 12th टर्म कर लो यहाँ पर, फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, ठीक है। आखिरी से 12वां टर्म पूछा गया है कि क्या होगा। चलो देखो देखिए, अब आपको पता है कि लास्ट से कभी भी जब हमको एन टर्म निकालना होता है तो लास्ट से एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लास्ट से एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। देखिए टी एन के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, -100, क्या लिख सकते हो, -100 लिख दीजिए, -100, ठीक है ये चीज। और एक मिनट, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एक मिनट, एल तो मुझे दिया ही गया है ना यहाँ पर, ये तो यही हट जाता है, रुक जाओ एक मिनट, पहले तो इसको लिखिए सही से, 12th टर्म, ठीक है। अब देखो समझो बेटा, टी एन तो निकालना ही है मुझे, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, -100, और ये n -1, ठीक है। और d देखिए, अगर आप d निकालोगे तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, -4, और ये +2, तो ये हो जाएगा -2। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। माइनस करोगे पहले तो -4 और +2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा और Tn के प्लेस पर कौन सी n की वैल्यू कितनी देगी, फाइंड द 12th टर्म ऑफ एन AP, n की जगह 12 रख लेंगे, ठीक है, n के प्लेस पे क्या रख लेंगे 12, तो ये हो जाएगा 100, 12 माइनस 1 कितना होता है 11, तो 11 और ये -2, तो ये हो जाएगा -100 और इसको जब करोगे मल्टीप्लाई तो 11 2 22, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आना चाहिए -72, ठीक है। तो इस AP का जो लास्ट से 12th टर्म होगा वो आना चाहिए -72 आना चाहिए, ठीक है। जब मैं 100 से 22 को, अच्छा 78 होगा, सॉरी गलत माइनस कर दिया, 78 आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। देखिए बहुत सिंपल है, दोबारा से एक बार समझा देता हूँ, या समझिएगा। पहली बात तो ये कि आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो कि अगर अभी आपको किसी भी AP का एंड से कोई भी टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, Tn = L - n - 1 × D, ठीक है। तो देखिए L के प्लेस पे लास्ट टर्म कितना था -100, n का मतलब कौन सा टर्म निकालना है, 12th टर्म निकालना है, तो आपने 12 रख दिया यहाँ पे, 12 - 1 11, D की वैल्यू -2 होगी, सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ एन AP विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। आपसे पूछा गया है कि इस दी गई AP में ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू 84 ज्यादा होगी, क्या किस टर्म से, 13 टर्म ज्यादा होगी, ये चीज पूछा गया। अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा अगर आप इसकी डायरेक्ट कंडीशन बना लें। कंडीशन क्या बनेगी समझो, देखिए पहले तो A निकाल लो, A कितना दिया गया है 3, कॉमन डिफरेंस D, तो 10 - 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 7, तो ये तो इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से मुझे क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है कि विच टर्म इज 84, तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट an इज, मैंने मान लिया कि वो टर्म क्या रहा होगा, an रहा होगा, an इज 84 मोर देन 13th टर्म A13, ये चीज, ठीक है भाई। मैंने मान लिया कि वो टर्म जो इससे 13 ज्यादा रहा होगा 84 से, वो कितना रहा होगा, an होगा, तो बस खत्म हो गया। तो an = 84 + A13। अब an का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता, क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, 84 प्लस A13 की वैल्यू आपको पता क्या होती है, A + 12D, होती कि नहीं होती, ये चीज। अब A कितना दे रखा है 3 प्लस n - 1, D की वैल्यू कितनी है 7, और यहाँ पर है 84 प्लस A की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास कितनी थी 3 और प्लस 12 × D कितना था हमारे पास 7। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 जा 7, और यहाँ पर हो जाएगा 84 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास 87 प्लस ये कितना हो जाएगा 84, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 7n माइनस का 4 = इसको प्लस कर लो, 7 और 4 11 और 8 8 16, 16 और 1 17, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 175। तो 7n = 175। अब इस 7 से कटेगा, देख लो एक बार, कट तो जाना चाहिए वैसे। तो ये हो जाएगा 7 2 = 14 और 3 कैरी और 7 5 = 25, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो उसने पूछा था कि विच टर्म ऑफ एन AP, कौन सा टर्म होगा AP का, तो मैं बता दूंगा कि भैया वो जो टर्म होगा वो कौन सा होगा, वो 25 टर्म होगा, ठीक है। 25th टर्म जो होगा वो क्या होगा, वो इससे इतना एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। और करके भी देख सकते थे अगर इसको वेरीफाई करना चाहो तो। देखो अगर वेरीफाई करना चाहो तो 25 टर्म निकालना है तो T25, तो T25 की वैल्यू क्या होती है A + 24D, A की वैल्यू कितनी दी गई है 3 + 24 × 7, तो ये हो जाएगा 3। देखो यहाँ करके देखो बेटा कितना आएगा 4 7 4 = 28, 2 कैरी 7 2 = 14, 14 और 2 16, तो ये आ जाएगा 171, ठीक है 171 आ रहा। देखिए यानी कि जब मैंने इस तरफ पुट किया इस वाले वैल्यू में तो इसका आंसर 171 आया, और इसका भी आंसर कितना आ रहा था, देखो 171 आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एग्जाम में चाहें तो अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा n किलो 25 आई है वो बिल्कुल सही आई है, ठीक है। समझ में आ गया ना भाई, ए के बारे में यहाँ पुट करके देख लिया करो कि LHS जो है वो RHS से इक्वल आना चाहिए, अगर कोई डाउट है किसी भी तरीके का, ठीक। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म ऑफ एन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। अच्छा, मतलब उसका जो मिडिल मोस्ट टर्म है वो कितना दिया गया, 30 दिया गया। देखिए एक एपी है, ठीक है, उसमें लिखा नहीं कि सम ऑफ ऑल द 11 टर्म, यानी उस एपी में कितने टर्म दिए गए, 11 टर्म दिए गए, और उस 11 टर्म का जो मिडिल मोस्ट टर्म है वो कितना दिया गया, वो 30 दिया गया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपने क्लास 9th या 8th में स्टैटिक का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर n की वैल्यू ऑड है तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का n प्लस 1/2 टर्म, और अगर इवन है तो क्या होता है, तो होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। चलो लिख के देखते हैं इसको एक बार कैसे लिखेंगे, आइए देखिए। अच्छा देखो कितने टर्म है हमारे पास, 11 टर्म है, तो देखिए अगर n की वैल्यू कितनी हो गई 11, तो ये कैसा नंबर हो गया, ये तो ऑड हो गया। तो अगर मैं यहाँ से मिडिल टर्म निकालना चाहता हूँ, कौन सा टर्म रहा होगा, मिडिल टर्म, ठीक है, अगर मैं यहाँ से मिडिल टर्म निकालना चाहता हूँ तो वो कौन सा रहा होगा, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऑड में n प्लस 1/2 टर्म, रख लो भाई कितना हो जाएगा ये 11 प्लस 1/2, तो कौन सा टर्म आ जाएगा यहाँ पर, 11 और 1 कितना होता है 12, तो ये आ जाएगा 6th टर्म, कौन सा टर्म आ जाएगा, 6th टर्म आ जाएगा। अब ये बताओ, अब अगर ये 6th टर्म आ गया है तो 6th टर्म की वैल्यू क्या होती है भाई, T6 की जो वैल्यू होती है वो होती है a प्लस 5d, और a प्लस 5d मुझे दे रखा है कितना 30, तो आप यहाँ से लिख सकते थे कि a प्लस 5d की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 30। ये चीज़ क्लियर है, ये बात बहुत ध्यान पे समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 11 टर्म दिए गए हैं, मिडिल टर्म दे रखा है 30, तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने मीडियन के फॉर्मूले से ये देख लिया कि टर्म कौन सा रहा होगा, तो रहा होगा 6 की वैल्यू होती है a प्लस 5d, और a प्लस 5d क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30 दे रखा है, ठीक है ये चीज। अब आ जाओ सम का फॉर्मूला लगाओ, उसने सम पूछा है S11, तो S11 निकालना है मुझे, तो क्या होगा फॉर्मूला बोलो, ये होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होगा फॉर्मूला। चलो देखो ध्यान से S11, तो ये हो जाएगा 11/2, अगर मैं यहाँ पे 11 पुट कर देता हूँ इस जगह पर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10d, ठीक है, तो 11/2। अब देखिए इन दोनों से 2 कौन मिल रहा है, 2 कौन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस 5d, देखो ध्यान से एक बार, ठीक है, और a प्लस 5d इक्वेशन 1 में कितना दिया गया था 30 दिया गया था, बस पुट कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 30, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 330, 330 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 11 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा 330 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो बहुत अच्छी बात है भैया। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म, पढ़ो इसको, देखो ट्राई करके देखो एक बार कितना आएगा इसका, देखो ट्राई करके। इफ द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म। देखिए इतनी बात पढ़ करके यहां तक, ये इस फर्स्ट वाले टर्म को पढ़कर एक बात समझ में आ गई कि एक कंडीशन दी गई है कि 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, कि जो T6 है वो T6 जो है वो 4 टाइम्स हो रहा है, किसका, फर्स्ट टर्म का हो रहा है। चलो ठीक है, एक स्टूडेंट पढ़े, हमने स्टेटमेंट पढ़ा हाफ और एक कंडीशन बना ली, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6th टर्म इज 75। अच्छा दूसरी कंडीशन और भी दे रखी है, क्या, कि सम ऑफ फर्स्ट 6th टर्म S6 दे रखा है, कितना दे रखा है मुझे 75 दे दिया, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए 2 कंडीशन दी गई हैं और 2 मुझसे पूछा गया कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो इन दोनों का यूज करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखो सॉल्व करते हैं एक बार। T6 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 5d होती है, और ये 4a हो जाएगा। अच्छा तो कुछ नई बात मालूम पड़ी क्या इधर से, कुछ तो मालूम नहीं पड़ा, इस a को माइनस कर दो तो 5d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3a। चलो अच्छा इसको तो ऐसे रखते हैं एक बार। अच्छा इसको भी देखो जरा सॉल्व करके, देखो इसको जब सॉल्व करोगे S6, तो S6 का फॉर्मूला क्या बनेगा 6/2 यानी n/2,
n/2 2a प्लस n-1, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा इधर d इज इक्वल टू कितना दिया गया 75। अब अगर इसको देखोगे बहुत ध्यान से, ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 3, देखो, और 3 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a प्लस 5d इक्वल टू, जब 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 2 = 6 और 1 कैरी 3 5 = 15। अब एक चीज़ देखो बेटा यहाँ ध्यान से कि इससे हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, 5d के प्लेस पे क्या लिख सकते हो 3a लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, तो लिख दो, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना। देखो तो 2a प्लस 5d के प्लेस पे क्या लिख दोगे 3a, और ये हो जाएगा 5a इक्वल टू 25, 5 से 5 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5। ठीक, देखो तो पहला आंसर तो आ गया। उसने पूछा था कि फर्स्ट टर्म क्या रहा होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या रहा होगा 5। फिर वो पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा भाई, a की वैल्यू 5 आ गई है, यहाँ 5 रख दो, a की वैल्यू कितनी सॉरी a की वैल्यू 5 आ गई है, यहाँ रख दो 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो जो कॉमन डिफरेंस रहा होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो इन दोनों कंडीशंस का हमने यूज़ किया और इसका आंसर ढूंढ करके ले आए। ठीक है यहाँ तक, ठीक। देखिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको बहुत अच्छे से कर लेते हो और आपके एग्जाम में से ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन है तो 1 या 2 क्वेश्चन तो मिल जाने चाहिए किसी ना किसी के सेट में। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हो सकता है कि डिजिट ना मिले पर पैटर्न ऐसा मिल सकता है आपके एग्जाम में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वही क्वेश्चन कराऊँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा इस बार कहा गया था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, तो हो सकता है कुछ ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करके और उसका यूज़ करना पता होना चाहिए। तो वही मैं बता रहा था कि जो देखिए पढ़ा तो आपने सभी कुछ है, सारे फॉर्मूले भी आपको पता है। ठीक है, बस ये है कि मेरी कोशिश यही है बेटा कि किसी तरीके से जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको प्रैक्टिस कराई जाए। इसीलिए देखिए कल से हमारी MCQ सीरीज जो है वो भी स्टार्ट हो गई, सुपर 30 MCQ सीरीज। प्रीवियस ईयर में भी हम लोगों ने उसके 10 पार्ट कंप्लीट किए थे MCQ सीरीज़ के। ठीक है, और इस बार भी कोशिश यही है कि कम से कम 10 पार्ट हम लोग उसके कंप्लीट करेंगे, इसके साथ साथ सैम्पल पेपर और प्लस जो आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो इफ आर इन AP, अच्छा मतलब आपसे कहा गया है कि ये जो टर्म है ये AP में है। देखो बहुत ध्यान से समझो, ये अरे देखो ये कहा गया कि ये वाले जो टर्म है ये AP में है। अच्छा तो प्रूव करो कि XYZ भी क्या होगा AP में होगा, ये बात है। देखो इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आप सिंपल काम करते आए बचपन से वही करना है। बचपन से क्या करते आए थे कि अगर कोई भी 3 टर्म AP में है तो उसको AP में कैसे प्रूव करते हो, या तो अर्थमेटिक मीन का लॉजिक लगा दो, ठीक है, और या फिर कॉमन डिफरेंस का लॉजिक लगा दो, तो जो तुम्हें अच्छा लगे उसका यूज़ कर लो, आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो समझो ध्यान से, अगर मैं इस टर्म से इसको माइनस करूंगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और इससे इसको माइनस करूंगा तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। चलो इसी अप्रोच को अप्लाई कर लेते हैं। देखो मैंने इससे इसको माइनस किया तो 1/z - x और यहाँ पर y/z इक्वल टू, ये इसके कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा क्या कि 1/xy माइनस 1/zx, ये चीज़। ठीक है, ये देखिए यहाँ से माइनस करोगे तो ये भी कॉमन डिफरेंस, यहाँ से माइनस किया तो ये भी कॉमन डिफरेंस। मैं मान लेता हूँ ये D1 रहा होगा और ये D2, तो D1 उन्होंने किसके इक्वल कर दिया, D2 के इक्वल कर दिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि तीनों टर्म पहले से ही AP में है। ठीक है, ये चीज़। आओ भाई जरा और देखते हैं इसके यहाँ क्या करना चाहिए हमको। देखो अब अगर हम यहाँ एलशियम लेते हैं तो देखिए यहाँ x है, y है, z है, तो एलशियम क्या आ जाएगा x y z, बोलो आएगा। अच्छा zx से zx कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा y, माइनस yz से yz कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा x। इधर भी आ जाओ, देखो यहाँ भी x है, y है और z है, तो एलशियम क्या आ गया x y z। चलो अब देखो y x y से x y कैंसिल तो क्या बचेगा z, माइनस zx से zx कैंसिल क्या बचेगा y। बताओ ये बात सही है। अच्छा अब देखो भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसकी तो ज़रूरत है नहीं अपने को। अब जो बचा हुआ है उसको लिख लीजिए। देखिए क्या बचा हमारे पास,
y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। ठीक है, इस y को इधर ले आओ तो ये माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो 2y, और 2y इज इक्वल टू इस x को इधर भेज दीजिए तो ये क्या आ जाएगा z प्लस एक्स। अब याद करो, इसको देख करके तुम्हें कुछ याद आ रहा है? कुछ भूली बिसरी यादें हैं हमारे पास क्या, कि अगर x y z AP में होते हैं तो किसको फॉलो करते हैं? अर्थमेटिक मीन को फॉलो करते हैं, तो मिडिल नंबर का डबल कर देते हैं। 2y इज इक्वल टू क्या होता है? x प्लस z होता है कि नहीं होता? और देखो वही तो लिखा गया है, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो आप यहाँ से क्या लिख दोगे? आप यहाँ से लिख दोगे हेंस एक्स वाई एंड z आर ऑल्सो इन AP। ठीक है, ये चीज खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, जो आपने पढ़ा है बस उसी को एक नए फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक भाई, चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन फॉलोइंग 2 APs? अच्छा, अप टू 100 टर्म्स एंड दिस। देखो उसने कहा कि 2 AP हैं, एक है हमारे 2 से लेकर कहाँ तक? 100 तक। देखो पहले इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट AP है हमारे पास है A1, जो कितनी है? जो है 2 4 6 8, और इसी तरीके से ये लगातार चलती जाएगी कहाँ तक? 100 तक। एक और AP दे रखी है A2, वो कितनी है? 3 6 9। तो 3 6 9 के बाद क्या आ जाएगा? 3 3 6 3 9 3 12 हो जाएगा, ऐसे लगातार चलता जाएगा। तो लास्ट में उन्होंने कहा है अप टू 80 टर्म्स, ये 80 टर्म्स तक गई है। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इन दोनों AP के में ऐसे कितने टर्म होंगे जो आइडेंटिकल, मतलब जो दोनों में कॉमन होंगे, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो पहले तो आप ये देखो कि कॉमन टर्म मिलेगा कहाँ से? कॉमन टर्म कहाँ से मिलेगा? एक चीज देखिए जरा, पहले तो आप ये देखिए कि इन दोनों को मिला करके एक नई AP बनेगी जिसमें कॉमन टर्म होंगे, और वो कितने होंगे वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर कि इसमें कितना बनेगा। देखो एक चीज़ देखिए, कॉमन टर्म कहाँ से मिलना स्टार्ट होंगे? यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होगा, इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या रहा होगा? 6। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखिए 6 के बाद 8 है, 8 के बाद क्या होगा? 10, और 10 के बाद क्या होगा? 12। तो अगला टर्म क्या मिल जाएगा मुझे? 12। बस इतना करना है। अब देखो, और सबसे लास्ट में जाओ तो देखो इसके पास 80 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास भी तो 80 मिलेगा, क्योंकि ये तो इवन नंबर की सीरीज है। तो नहीं, लास्ट टर्म में मुझे क्या मिल जाएगा? 80 मिल जाएगा। बोलो बोलो भाई, ये वो टर्म है, मेरी बात को समझना, ये वो टर्म है जो दोनों AP में कॉमन है। देखो बेटा, तो ये फर्स्ट AP हमने लिख दी और ये सेकेंड AP लिख दी हमने। ठीक है, अब इनके बीच में जो आइडेंटिकल टर्म्स होंगे वो कितने होंगे? पहले उस पर देखो यहाँ 6 है तो 6 हो गया, यहाँ 12 है तो 12 है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता है कि ये इस AP में कुल कितने टर्म होंगे, लास्ट में कितना लिखा जाएगा। तो उसके लिए पहले आप ये देखो, फर्स्ट AP में ये निकालो इस वाले AP में कितने टर्म है इसमें। तो देखिए फॉर्मूला आपको पता ही है, AN इज इक्वल टू क्या होता है? AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये हो जाएगा AN इक्वल टू, देखिए A की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 प्लस N की जगह यहाँ कितना रखेंगे? कितने, कहाँ तक गई AP? अप टू 100 टर्म्स। ठीक है, यहाँ लिख देना वरना गलत हो जाएगा यहाँ पे, अप टू 100 टर्म्स ये। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 99, और इस वाले में D की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो ये AN इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 198, AN की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 200, ये चीज़। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली AP में कितने टर्म रहे होंगे हमारे पास? कुल कितने रहे होंगे? 200। ठीक है, और इसी तरीके से सेकेंड वाली AP का निकाल लो बेटा, सेकेंड AP में कितना रहा होगा? देखो तो ये हो जाएगा AN इज इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस N माइनस 1 79 हो जाएगा इंटू D। अब इसका D निकालोगे तो इसका D कितना आएगा? अरे शिट, इसका D कितना आएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा कितना? 3। तो 3 प्लस 7 9 ज़ा 27, 2 कैरी 7 3 ज़ा 21 23। तो ये आ जाएगा अपने पास 240, इसमें 240 आ जाएगा टोटल AN जो है हमारे पास। ठीक है,
ये यानी इस वाली एपी का जो लास्ट टर्म है वो कितना है 200 और इसका कितना है 240। अब आप थोड़ा एक चीज सोचिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या इसके पास है 200 और इसके पास है 240, तो ऑब्वियस सी बात है जब दोनों में कॉमन टर्म देख रहे हो तो 200 के आगे तो मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब इसके पास कम टर्म है, इसके पास ज़्यादा आ रहे हैं, भाई यहाँ 200 है यहाँ 240, तो यानी कि 200 से पहले देखना पड़ेगा। अब 200 से पहले का टर्म देख लो जो कि इसके कॉमन डिफरेंस से डिवाइड हो रहा हो, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा। तो देखो 200 तो डिवाइड होगा नहीं 3 से, और 119 भी नहीं होगा डिवाइड 3 से। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लास्ट टर्म रहा होगा वो कितना रहा होगा इस सीरीज का 198 रहा होगा। बोलो ये बात समझ आए कि नहीं आ गई यहाँ तक? देखिए फिर समझिएगा, दोबारा समझिए। पहले एक एपी लिख दी, इसके बाद सेकंड एपी लिख दी, फिर ये देख लिया कि इसका एन कितना है, तो इसका एन कितना है 200 फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड वाले का एन कितना है 240। दोनों में क्या निकालना है? कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो कॉमन तो भाई इस यहाँ तो मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास 200 है, इसके पास 240 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहीं से तो मिलेगा कॉमन, इसके पहले का नंबर जो कि इसके पास भी हो, सेकंड वाले में भी हो। ठीक है, तो जो 3 से डिवाइड तो 200 होगा नहीं, 119 से भी नहीं होगा, किससे डिवाइड हो जाएगा 198 से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब ये नई एपी बन गई, अब लगा लो। देखो अब इस वाले के लिए फॉर्म लगा दीजिए आप सीधा सीधा, कितना रहा होगा, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पे क्या लिखोगे 198, a की वैल्यू 6 है, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 6 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 192 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। इधर कितना जाएगा 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी और 6 2 ज़ा 12, तो इसका आंसर आना चाहिए 32 और n माइनस 1। अच्छा एक और भी तो है, रुक जाओ, इसको और सॉल्व करोगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 32, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ उसने पूछा था कि कितने आइडेंटिकल टर्म होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 33 आइडेंटिकल टर्म इस वाली सीरीज में हमारे पास होंगे। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? देख लो, बताओ कोई दिक्कत हो तो। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? चलो आ जाओ, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। देखो पूछा गया है कि इसमें सम क्या होगा बेटा। देखिए बहुत ध्यान पे समझिएगा, अगर आपको सम निकालना है तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल टर्म कितने होंगे, यहाँ पर n कितना होगा। तो पहले आप तो वो टी एन का फॉर्मूला लगा के n निकाल लो। तो टी एन इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी। तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो 230, a की वैल्यू -5 प्लस एन माइनस 1। अब देखो जब डी निकालोगे तो ध्यान रखना ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो डी निगेटिव आएगा बेटा। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 5 और ये n माइनस 1 माइनस 3। देखो माइनस से माइनस, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 दी हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 और 7 5 ज़ा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 76 आ गई। ठीक है, ये n की वैल्यू 76 आ गई है। अब जब n की वैल्यू 76 आ गई तो आपको Sn का फॉर्मूला पता है क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू 76, तो ये हो जाएगा S76 इज इक्वल टू 76/2। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -5 और l की वैल्यू कितनी है माइनस का 230। अब इसको कर लो कैंसिल, कितना जाएगा 2 3 ज़ा 6 2 8 ज़ा इंटू यहाँ हो जाएगा कितना माइनस का 235 माइनस का 235। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो भैया। ठीक है, कैलकुलेटर से कर लो मल्टीप्लाई, जल्दी आ जाएगा ये। तो इसका आंसर आएगा माइनस का 8930, ये चीज़। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज ये अर्थमेटिक क्वेश्चन के आपके टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है बेटा, बाकी आप चैनल पे जुड़े रहिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करिए। और हमारा लाइव सेशन बेटा स्टार्ट हो चुका है, MCQ जो सुपर 30 सीरीज है हमारी। ठीक है, आप उसको जरूर ज्वाइन करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक, बाकी आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।